वेलकम फ्रेंड्स। आज मल्टी स्टेज के बारे में बात करेंगे। मल्टी स्टेज क्या होता है, इसके पहले हमने सिंगल स्टेज के बारे में बताया था। आप इसके पहले वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, मल्टी स्टेज सिंगल स्टेज के बहुत सारे एक या दो एक से अधिक जो भी होते हैं ट्रांजिस्टर, उसको जोड़ दिया जाता है सीरीज में, तो उसको बोलते हैं क्या, मल्टी स्टेज। एक से अधिक जब होते हैं मल्टी स्टेज करते हैं। ठीक है, मल्टी स्टेज कैसे होते हैं देखिए, मैं दिखा रहा हूँ। ये मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ से इस पॉइंट की बात करें हम, इस सबको भूल जाएंगे। यहाँ से बात करूँ तो ये एक सिंगल स्टेज है। मैंने यहाँ का ये जो है इसको बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है जो इसमें नहीं स्किप किया हुआ है डायग्राम को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे होता है जो यहाँ से उसको बाईपास कैपेसिटर बोलते हैं। डिस्कस करेंगे अभी चीज़। ये कपलिंग कैपेसिटर, ये हमारा सिंगल स्टेज है। जब इस फिर यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर लगा के इस वाले स्टेज को इस वाले स्टेज से कपल कर दिए हैं। इस कपलिंग कैपेसिटर का काम क्या होता है बताऊँगा। फिर यहाँ पे फिर एक स्टेज ये हो गया, ये सेकेंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज और फिर सेकेंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज जोड़ने के लिए हमने कपलिंग कैपेसिटर का इस्तेमाल किया है और एक बार थर्ड स्टेज हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज को कपलिंग कैपेसिटर से, फिर सेकेंड और थर्ड से कपलिंग कैपेसिटर से। इस टाइप के अरेंजमेंट जब सीरीज में होते हैं तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं कैस्केड अरेंजमेंट या सीरीज अरेंजमेंट। ठीक है, कैसेट अरेंजमेंट या सीरीज अरेंजमेंट, सीरीज में जोड़ने के कैसेट अरेंजमेंट बोलते हैं। स्टैंडर्ड लैंग्वेज है कैसेट अरेंजमेंट। कैसेट अरेंजमेंट, कैस्केड या कैसेट अरेंजमेंट, ठीक है, कैसेट अरेंजमेंट, CASCAD, कैसेट अरेंजमेंट। ठीक है, इसी को हमने ब्लॉक डायग्राम में बताया है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है। इसको हमने कपल किया है, कपलिंग कैपेसिटर से कपलिंग किया है। ठीक है, तो हमने कपलिंग किया है, हमने कपल कर दिया फर्स्ट और सेकेंड तो जुड़ गया। सेकेंड और थर्ड को भी कपल कर दिया हमने कपलिंग कैपेसिटर से, ये भी कपल्ड हो गया। कपलिंग और कैपेसिटर है तो कपलिंग कैपेसिटर। ठीक है, कपलिंग तीन तरह से होते हैं, RC यानी रेजिस्टिव कैपेसिटिव कपलिंग, ट्रांसफर कपलिंग और डायरेक्ट कपलिंग, तीन तरह के होते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है R1 R2, इसके साथ हम RC जोड़ते हैं। मतलब ये जो R1 R2 के साथ हम C को जोड़ते हैं, रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर जोड़ते हैं, तो रेजिस्टिव कैपेसिटिव यानी रेजिस्टिव कैपेसिटिव कपलिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, RC कपलिंग बोलते हैं। ये है ब्लॉक डायग्राम। फर्स्ट स्टेज को कपल किया, सेकेंड स्टेज को कपल किया, थर्ड स्टेज में कपल नहीं किया, थर्ड स्टेज वाला को आउटपुट मिल गया। ठीक है, ये चीज़ होता है। चलो ठीक है, गुड। अब बात करते हैं कपलिंग कैपेसिटर और बाईपास कैपेसिटर। ये जो कपलिंग कैपेसिटर होता है ये दो काम करता है। पहला काम क्या करता है, ये जो DC यहाँ से जा रहा होता है, IB जा रहा होता है या फिर IC जा रहा होता है, इसमें इसको इस DC वाले पार्ट को आइसोलेट करता है कि यहाँ चला जाए। फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में DC, पहले स्टेज का DC सेकेंड स्टेज DC ना जाए, सिर्फ और सिर्फ AC सिग्नल जाए फर्स्ट स्टेज का सेकेंड स्टेज में। इसलिए पहला काम क्या करता है, आइसोलेट करता है। आइसोलेट करता है DC को, सेपरेट करता है DC को। ठीक है, और AC को क्या करता है, फ्लो होने देता है। ठीक है, तो पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है, अलाउ AC और सिग्नल। ठीक है, अलाउ AC और सिग्नल बिटवीन द स्टेजेस। ठीक है, बात समझें। एक C1 जिसमें इस तीन स्टेज में हमने चार रेजिस्टेंस लगाया है, चार कैपेसिटर लगाया, 1 2 3 4। ठीक है, कपलिंग कैपेसिटर। ट्रांजिस्टर कितने हैं, 1 2 3। Q1 को हम ट्रांजिस्टर से ट्रांजिस्टर को Q1 से हमने क्या है दिखाया। ठीक है, अब बाईपास फिल्टर बाईपास कैपेसिटर की बात है। इस वाले कैपेसिटर की वैल्यू क्या होती है, 10 माइक्रोफैराड होती है, ज़्यादा नहीं होती। ज़्यादा होगी तो AC को ब्लॉक कर देगा ना, उसके वो रखते हैं। ठीक है, इस वाले की जो होती है 50 माइक्रोफैराड से 100 माइक्रोफैराड तक होती है। ठीक है, मिनिमम 50 होती है, मैक्सिमम 100 माइक्रोफैराड तक होती है। ये डिपेंड करता है कि क्या हम उससे कैसा काम ले रहे हैं, कैसा सिग्नल की फ्रिक्वेंसी क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, अब बाईपास कैपेसिटर की बात करते हैं तो बाईपास कैपेसिटर भी क्या काम करता है, दो काम करता है। पहला काम करता है वो AC को ब्लॉक करता है। ठीक है, और
सॉरी डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को यहाँ से फ्लो होने देता है, जिससे क्या होता है कि हमारा लॉस कम होता है। और लॉस कम यहाँ को कम होने की वजह से यहाँ पे करंट आएगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ ड्रॉप कम होगा, लॉस कम होगा, तो हमको आउटपुट यानी वोल्टेज गेन क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, हमारी ये प्रायोरिटी होती है, यही इसका दो काम होता है। पहला ब्लॉक करना डीसी को, और दूसरा क्या है, डीसी को ब्लॉक करना और सिग्नल को ट्रांसफ़र करना, और लॉसेस को कम होने के लिए इसको क्या करते हैं, शॉर्ट करके एज अ वायर काम करते हैं, जिससे कि लॉस कम हो और गेन ज़्यादा हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे बुक्स में दिए हैं और भी टॉपिक जानना चाहिए, उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि बैंडविड्थ क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है, ठीक है, और डेसिबल क्या होता है, गेन क्या होता है, डेसिबल गेन क्या होता है, ये सारी चीज़ को भी डिस्कस करते हैं अभी के अभी। उसके वजह चैप्टर बस कपलिंग के बारे में पढ़ना, लेकिन हम ये सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद लॉक क्या होता है, हमारे कान में, हमारा कान जो सुनता है ना, हम जो बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, वो जो कान की सेंसेशन जो होता है, हियरिंग सेंसेशन जो कान सुनता है, ज्यूम करता है एनर्जी को, वो लॉगरिथम वेव में लेता है। ठीक है, लॉग के वेव फॉर्म में लेता है, हमारा कान लॉगरिथम में सुनता है। अगर कोई 100 गुना तेज बोल रहा होगा ना, 100 टाइम ज़्यादा बोल रहा होगा, तो हमको 2 गुना तेज सुनाई देगा। क्यों? कि हमारा कान सेंसिटिव नहीं होता। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, एज होने के बाद बूढ़े जो हो जाते हैं, लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो उनकी एज क्या, वो सुन तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं क्लियरली सुनते हैं? क्योंकि उनका लॉगरिथम वाला इंटेंसिटी, लाउडनेस जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि कान हमारा वैसे ही सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, सेंसिटिव तो उतना सेंसिटिव नहीं है, फ्रिक्वेंसी को समझ नहीं पाता। हम बोलते हैं क्या, राम, आम, उनको समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या बोला, तो सुन तो पाते हैं लेकिन क्लियरली नहीं सुन पाते, वर्डिंग का क्लियरिफिकेशन नहीं होता, डिस्टॉर्शन होता है, डिस्टॉर्शन का शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आवाज़ या वर्डिंग समझ में नहीं आती है। ठीक है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ मैंने बताया गेन के बारे में, डेसिबल गेन के बारे में। ठीक है, फिर वोल्टेज गेन कैसे उसको मेजर करते हैं, और फिर कान के बारे में पढ़ेंगे, कान का लाउडनेस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे बैंडविड्थ के बारे में, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में, A to Z पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना, देखते रहना, स्टे इन टच। फ्रेंड्स, गेन के बारे में बात करते हैं। गेन, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस और डेसिबल गेन, बैंडविड्थ, सभी के बारे में बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है, मान लो फर्स्ट स्टेज का वोल्टेज गेन G1, ठीक है, सेकेंड स्टेज का वोल्टेज गेन G2 और थर्ड स्टेज का वोल्टेज गेन G3 है। तो कहा जाता है टोटल जो गेन हमको मिलेगा थर्ड स्टेज के बाद, जो आउटपुट में गेन मिलेगा वो G हो जाएगा या GT हो जाएगा, टोटल गेन। ठीक है, GT कितना हो जाएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। G1, G2 और G3 का प्रोडक्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं टोटल गेन। ठीक है, टोटल गेन, ये जो गेन होता है, ये गेन क्या होता है, नंबर में होता है। ये गेन क्या होता है, नंबर में होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम में जब भी पूछेगा आपको, तो आप बताइएगा कि ये जो गेन होता है ये नंबर में होता है, डेसिबल में नहीं होता है। वोल्टेज गेन या फिर पावर गेन यूनिट होता है, उसको बोलते हैं बेल या डेसिबल। बेल जो होता है बड़ी यूनिट होती है, डेसिबल जो होता है छोटी यूनिट होती है। ठीक है, एक बेल के बराबर, एक बेल जो होता है 10 डेसिबल के बराबर होता है। ठीक है, यानी 1 बेल इक्वल टू 10 dB। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बेल इज बिगर यूनिट देन डेसिबल, 10 टाइम्स बिगर देन डेसिबल। ओके, बेल। तो ये क्या होता है, नंबर्स में होते हैं, इनका कोई यूनिट नहीं होता है। ये प्रोडक्ट इनका मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट स्टेज का, सेकेंड स्टेज का, थर्ड स्टेज का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो टोटल प्रोडक्ट आता है वो गेन कहलाता है, उस ट्रांसफार्मर, उस एम्पलीफायर का। ठीक है, ट्रांजिस्टर का, इसको बोलते हैं गेन। उसकी यूनिट मैंने बता दी है। अब बात करते हैं, अगर एक्चुअल में डेसिबल में दिया हो, मान लीजिए 10 डेसिबल पहले स्टेज में, 20 डेसिबल दूसरे स्टेज में और 30 डेसिबल तीसरे स्टेज में, तो टोटल गेन कितना होगा, तीनों डेसिबल को जोड़ देंगे। तो डेसिबल को लाने के लिए लॉग का इस्तेमाल करते हैं। लॉग का सॉल्व करेंगे तो डेसिबल में आएगा, वो बेल में आएगा, डेसिबल या बेल दोनों में से किसी में यूनिट में आ सकता है। और उसी यूनिट को क्या करते हैं कि हम ऐड कर देते हैं। तो जब डेसिबल राइट दिया तो लॉग लाने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट उनको ऐड कर देते हैं। एक्चुअल में जब यूनिट दिया होगा तो हम ऐड करके निकालेंगे, और यूनिट नहीं दिया होगा तो प्रोडक्ट करके निकालेंगे। और एक्चुअल जो गेन आता है हमारा इसके प्रोडक्ट से कम आता है, क्योंकि उसमें लॉस होते हैं। वो लॉस को क्या बोलते हैं, जो इसमें लॉस होते हैं वो लॉस क्या, ये जो GT होता है, टोटल गेन जो होता है इन दोनों प्रोडक्ट के जो होता है निकलता है, तो तीनों प्रोडक्ट्स के गेन से, वो एक्चुअल जो गेन होता है उससे हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। एक्चुअल गेन इससे क्या होता है, हमारा कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि इफेक्टिव
रेजिस्टेंस जो होता है, इफेक्टिव लोड क्या होता है, कम लोड होने की वजह से क्या होता है कि हमारा लॉस हो जाता है, यानी लोडिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, लोडिंग इफेक्ट समझ रहे हैं, लोडिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, लॉस ज़्यादा हो जाता है, गेन जो है एक्चुअल गेन जो होता है, ये टोटल गेन का जो होता है उससे बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स की। गेन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट क्वांटिटी अपॉन इलेक्ट्रिकल द फर्स्ट स्टेज इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, रेशियो ऑफ फर्स्ट स्टेज इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू द अंदर स्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का रेशियो जो होता है उसी को गेन बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन तो उसको कोई जरूरत नहीं है, गेन समझने की जरूरत है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का कर्व होता है, दैट इज अ कर्व विच इज ड्रॉ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज गेन। Okay, it is a curve which will draw between trace between a frequency and voltage gain, that is known as a frequency response। फ्रीक्वेंसी का क्या रिस्पॉन्स है, फ्रीक्वेंसी का क्या रिस्पॉन्स है वोल्टेज गेन के मतलब कंपेयर में, या वोल्टेज गेन कैसे बढ़ता है घटता है फ्रीक्वेंसी बढ़ने घटने से, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी का रिस्पॉन्स देख लेते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा होता है तो वोल्टेज गेन भी बढ़ रहा होता है। ठीक, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा होता है तो वोल्टेज गेन भी बढ़ रहा होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद एफ आर, जो एफ आर है, इसी एफ आर को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। उसकी वैल्यू क्या है, 1/2π√LC, ये मैंने पढ़ाया हुआ है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। इस वैल्यू पे ये मैक्सिमम होता है आपका वोल्टेज गेन, उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगी, वोल्टेज गेन घटने लगेगा। ऐसा क्यों होता है बताओ। ऐसा इसलिए होता है जब हम कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं, वो XC का इस्तेमाल करते हैं, 1/2πfc ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, जब ये बढ़ रहा होता है थोड़ा मोड़ा तो ये घट रहा होता है, ये घट रहा होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा मोड़ा बढ़ रहा होता है, जिसकी जब इसकी वैल्यू FR तक हो रही होती है, हल्का फुल्का बढ़ रहा होता है, हल्का फुल्का बढ़ने से ये हल्का फुल्का घट रहा होता है, तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, हल्का वोल्टेज बढ़ते जाता है। लेकिन बहुत इससे भी ज़्यादा जब बढ़ जाता है ये, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा घट जाती है, और बहुत ज़्यादा घटने से क्या होता है कि IC बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगता है, और IC जब बहुत ज़्यादा फ्लो होने से क्या होता है कि RC में, RE में और R1 R2 में बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है, बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है, क्योंकि करंट बढ़ता है और वहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है तो ड्रॉप होने लगता है, और ड्रॉप होने की वजह से क्या होता है, वोल्टेज गेन कम हो जाता है, क्योंकि आउटपुट में गेन कम हो जाएगा, क्योंकि अंदर में ही खपत होना स्टार्ट हो जाएगा, हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है फ्रिक्वेंसी ज़्यादा बढ़ने लगती है, जब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ज़्यादा लगती है बढ़ने, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, रिएक्टिव इंडेक्स जो क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस इसका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, करंट बढ़ने लगता है, बढ़ने से क्या होता है कि लॉसेस ज़्यादा होने लगते हैं। ठीक है, इसका फ्रिक्वेंसी कर्व था, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स था। ठीक है, अब बात करते हैं डेसिबल गेन के बारे में। ठीक है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्राहम बेल जो एक साइंटिस्ट ने फोन का आविष्कार किया था, उन्होंने भी जो फ्रिक्वेंसी का भी आविष्कार किया था, डेसिबल, उन्होंने बेल का जो एक यूनिट दिया था, उन्हीं के साइंटिस्ट के नाम पे ये डेसिबल यूनिट आया है। ठीक है, डेसिबल जो होता है, गेन जो होता है, मोस्टली जो पावर गेन के लिए इस्तेमाल करते हैं, पावर गेन के लिए। ठीक है, तो पावर गेन जो निकालते हैं हम लोग, एक यूनिट होता है पावर गेन। डेसिबल जो होता है एक यूनिट होता है, स्पेशली हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर में, लेकिन प्रैक्टिकली जो है पढ़ाई के लिए उसको जो है हम यूज़ करते हैं कैस के लिए, पावर गेन के लिए। तो पावर गेन के लिए इस्तेमाल करते हैं, पावर गेन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनको कैसे बिल आया वो देखिए, लिखते हैं 10 log बेस 10। इस बेस जो होता है लॉग का 10 होता है, या कोई लोग इसको ई भी कहते हैं, और कोई लोग इसको नहीं भी लिखते हैं तो हम बात बेस 10 मान लेते हैं। ठीक है, लॉग बेस 10 आउटपुट का पावर P2 फ्रॉम P1, P2 जो आउटपुट का पावर है, P1 जो इनपुट का पावर है, ये होता है लॉग। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको आउटपुट ही लिखो ना, मेरा से आउटपुट इनपुट पावर। ये जो यूनिट है, जिसको सॉल्व करने में जो यूनिट आएगी वो आएगी बेल में आती है। ठीक है, आती है क्या, बेल में। अब बेल में आगे भैया, तो बेल में से हमको डेसिबल निकालना है, तो 1 बेल इक्वल टू होता है, अभी बताया था क्या, 10 dB। इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, और हम हमेशा इसी में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ठीक, एग्जाम में dB नहीं आता है। ठीक है, ये होता है dB। ठीक है, अब ठीक है, लेकिन हमको तो ये पावर गेन हो गया, वोल्टेज का निकालना कैसे निकालेंगे, इसी में वोल्टेज का निकालना कैसे निकालेंगे, देखिए वोल्टेज निकालेंगे क्या होता है, log 10 log बेस 10। पावर की वैल्यू क्या होती है, मान लो एक पावर की वैल्यू क्या होती है, पावर की वैल्यू होती है V² R।
मान लो वही रेजिस्टेंस आउटपुट में भी वही सेम वोल्टेज सेम रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये V आउट हो गया, V इन हो गया अपॉन में R, ठीक है। R से R गया, स्क्वायर है, स्क्वायर इधर चला जाएगा, 20 log बेस 10 V आउटपुट अपॉन में V इन, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ऐसी करंट निकालना होगा, करंट ये क्या निकालेंगे, 10 log 10 I स्क्वायर और I स्क्वायर R अपॉन में I स्क्वायर R, ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट का करंट हो गया, ठीक है। R से R कट गया और ये वहाँ ये 2 है, स्क्वायर में यहाँ जाकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 log बेस 10 I आउटपुट अपॉन में I इनपुट, ये हमारा करंट गेन हो गया, ये हमारा करंट गेन का फॉर्मूला हो गया, ये हमारा वोल्टेज गेन का फॉर्मूला हो गया, ये हमारा पावर गेन का फॉर्मूला हो गया। ये सारे क्या है, डेसिबल में है, ठीक है। सारे क्या है, डेसिबल में है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। ये समझ गए आप लोग, ठीक है। जो हमारा कान जो सुनता है, अभी इंटेंसिटी जो लाउडनेस या इंटेंसिटी जो सुनता है, वो कान जो हमारा लॉगरिथम के फॉर्म में सुनता है, ना कि लाउडनेस या इंटेंसिटी के फॉर्म में सुनता है। 2 चिल्ला देंगे थोड़ी सुन लेगा, 10 गुना चिल्लाएंगे, 20 गुना, 100 गुना चिल्लाएंगे, वो 2 गुना सुनाई देगा, क्योंकि लॉग के फॉर्म में काम करता है। यानी कि हम अगर बात करें, मान लो वोल्टेज गेन या बहुत तेज चिल्लाएं, पावर गेन की बात करें, तो 10 लॉग बगल में तुम बहुत 100 गुना तेज चिल्लाते हैं, ठीक है। तुम सुनाए कितना, 100 गुना तुम तेज चिल्ला दिए, तुम सुनाए कितना, 10, इसकी वैल्यू क्या होती है मालूम है, इसकी 100 की वैल्यू थी 2, लॉग बेस 10 100 की वैल्यू थी 2, ठीक है, 2 होती है। और इसको हम तो 20 गुना को सुना देगा, आप समझे ना। तुम 100 गुना चिल्लाए तो 2 टाइम सुनाई देगा, और 10 मल्टीप्लाई तो 20 गुना, ठीक है। यानी जब भी हम लॉग अगर इसको हटा दें, ठीक है, इसी के 10 की वैल्यू हटा दें, लॉग 100 को अगर तुम चिल्लाओगे, 100 टाइम चिल्लाओगे तो हमको बस 2 टाइम्स सुनाई देगा। इंटेंसिटी हमको नहीं सुनाई देती है, हमको लॉगरिथम का फॉर्म में सुनाई देता है, हमारा कान में रिस्पॉन्स नहीं करता है, ठीक है, लॉग के फॉर्म में काम करता है, इसीलिए ऐसा करते हैं। ये पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न की बात करते हैं, ठीक है। इसे हटा देता हूँ, आप नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना कि ये जो है पावर गेन के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये 10 है, और वोल्टेज गेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं 20, और करंट गेन के लिए इस्तेमाल 20 है, क्योंकि पावर इसमें आके 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बैंडविड्थ के बारे में। देखने के लिए इसके एडवांटेज को देख लेते हैं, इसका क्या एडवांटेज है पावर गेन के बारे में। तो इसका एडवांटेज क्या है, इसका 2 तरह के एडवांटेज। पहला एडवांटेज है कि 100 गुना तो चिल्ला रहा था, हमको 2 गुना सुनाएगा, मैं कान का पर्दा फटने के बच जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, ठीक है, जो पावर गेन वाले बताया था कि नंबर में हुआ तो G1 to G2 to G3 प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा टोटल पावर गेन। देखो नंबर में आता है, अगर हमको पावर गेन निकालना हो ऐसे तो कैसे निकालेंगे। तो मान लो पावर गेन है, मान लो पावर वोल्टेज गेन जो वोल्टेज गेन G1 है वो क्या है 20 है, और G2 है वो क्या है 30 है, ठीक है। तो अब हमको निकालना है वोल्टेज डेसिबल में, dB है, देखो dB है, नंबर है, यहाँ पर नंबर नहीं है तो वहाँ पे यूनिट भी आ गया। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने क्या होता है, वोल्टेज क्या है तो 20 log 10 20 प्लस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई जो करते तो लॉग में इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए लॉग में इसमें क्या हम ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू को जोड़ देंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है हमारा आंसर। समझ में आया, यही काम होता है, ठीक है। चलो तो ये कैसे आया, दिमाग लगा। इसका जो गेन होगा V2/V1, इसका जो गेन होगा V3/V2, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई करो, V2 अपॉन में V1 मल्टीप्लाई बाई V3 अपॉन में V2, कट गया, यानी V3 अपॉन में V1 ये आया। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा मल्टीप्लाई, लेकिन लॉग में हमारा काम सुनता है तो ऐड करता है, लॉग के फॉर्म में ऐड काम करता है। लॉग के फॉर्म में मल्टीप्लाई पे यहाँ पे लॉग लग जाएगा, लॉग 20 लॉग V2 अपॉन V1 प्लस लॉग 20 लॉग V3 अपॉन में V2। यहाँ देख लीजिए ये ऐड हो गया है, क्योंकि हमारा काम जो होता है लॉगरिथम में लॉगरिथमिक वेव को काम करता है, लॉगरिथमिक रिस्पॉन्स करता है, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होता, ऐड हो जाता है, ठीक है। यहाँ से ऐड है, यहाँ कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लाई जो होता है लॉग में ऐड हो जाता है, डिवाइड जो होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, आपको मालूम होगा कि पावर जो होता है 2 में हो जाता है, और 2 जो है एंटी लॉग में अपॉन में चल जाता है, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट थे, ये सब इसके जो है एडवांटेज थे, ठीक है। कोई जो चिल्लाएगा अभी तुम्हें सुनाई नहीं देगा, ठीक है। चलिए
आगे बात करते हैं बैंडविड्थ के बारे में। दोस्तों आइए बैंडविड्थ के बारे में बात करते हैं। बैंडविड्थ क्या होता है, ठीक है। बैंडविड्थ क्या होता है, जो बच्चे होते हैं या जो 12th स्टैंडर्ड के होते हैं उनको बोलते हैं F1 और F2 का डिफरेंस जो होता है, या F1 से F2 का रेंज जो होता है उसको बोलते हैं बैंडविड्थ, ठीक है। अपर कट माइनस लोअर कट हाफ जो होता है फ्रिक्वेंसी का उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। लेकिन हम स्टैंडर्ड वे में आ गए, इंजीनियरिंग में वे में आ गए, तो हम इंजीनियरिंग क्लास में आ गए, अपर क्लास में आ गए, तो हम बैंडविड्थ का डिफिनेशन वो नहीं देंगे। बैंडविड्थ डिफिनेशन क्या देंगे आप, बैंडविड्थ का डिफिनेशन देंगे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी, द गेन ऑफ फ्रिक्वेंसी नॉट और मिनिमम, द मिनिमम लेवल विल बी 7.07 और 3 डेसिबल, यानी इस पॉइंट से नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस ग्राफ पे इस पॉइंट से नीचे अगर नहीं आता है एट पर्टिकुलर टाइम, द वैल्यू ऑफ 0.7 गेन पॉइंट से नीचे नहीं आता है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं क्या, गेन, सॉरी बैंडविड्थ बोलते हैं, ठीक है। द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी ओवर विच voltage gain, the range of frequency over which the voltage gain is equal or greater than 0.7, that is equal or greater than the 0.6 या फिर 70.7%। The voltage gain, the frequency, the range of frequency is equal or greater than 70.7% of voltage gain, दैट इज कॉल्ड अ बैंडविड्थ, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट जिससे 70 इस पॉइंट से नीचे नहीं आएगा, उस पॉइंट पे, उस पॉइंट से ऊपर रहेगा, तो भी इसको बोलेंगे बैंडविड्थ, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ हमारा बैंडविड्थ हो गया, बैंडविड्थ तो यहाँ से यहाँ हो सकता है अच्छा बैंडविड्थ, गुड बैंडविड्थ, परफेक्ट बैंडविड्थ क्या होगा, यहाँ से यहाँ होगा F1 से लेकर F2 तक। F1 को बोलते हैं लोअर कट फ्रिक्वेंसी और F2 को बोलते हैं अपर कट फ्रिक्वेंसी। अपर कट फ्रिक्वेंसी मतलब ऊपर से आधे के बाद, अपर के बाद कट रहा है इसलिए अपर कट, और अपर से पहले कट रहा है लोअर कट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं FR रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, और FR पे गेन मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम गेन GM से, M फॉर मैक्सिमम, G फॉर गेन, और इस वाले पॉइंट को बोलते हैं 3 डेसिबल भी बोलते हैं, हाफ पावर फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। हाफ पावर फ्रिक्वेंसी क्यों बोलते हैं समझाता हूँ, लेकिन इसको जो बोलते हैं 70.7% बोलते हैं, और ये 3 डेसिबल बोलते हैं। कहाँ से आया बताऊँगा, ठीक है। अगर 100% में से इसको घटाएंगे तो लॉग के फॉर्म में जब घटाते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस जो आता है इसकी वैल्यू आ जाए 3 डेसिबल, ठीक है। उसी से ये 3 डेसिबल आया, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये हाफ पावर फ्रिक्वेंसी क्या होता है, हाफ पावर फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ आएंगे इस पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ क्या होता है, हमारी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, घट जाती, आधी हो जाती है, यानी इस पॉइंट के बाद हमारी फ्रिक्वेंसी आधी, यहाँ से यहाँ आके हमारी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, पावर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, सिग्नल फ्रिक्वेंसी आधी हो जाती है, और इससे नीचे आते हैं हमारी फ्रिक्वेंसी खत्म हो जाती है, रहेगी वीडियो हमको सुनाई नहीं देगा, ठीक है, रहेगा फिर हमको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं हाफ पावर फ्रिक्वेंसी इस पॉइंट को, F1 को F2, इस पॉइंट को F1 बोल सकते हैं, F2 बोल सकते हैं, F1 F2 दोनों पॉइंट को हम पावर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, 3 डेसिबल बोलते हैं, 70.7% वोल्टेज गेन बोलते हैं, 0.07 GM बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में ये वैल्यूज में 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में आ गया वोल्टेज गेन, इतना समझ में कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक नहीं होती। बैंडविड्थ का जो बैंडविड्थ हो चाहे पावर गेन हो, यहाँ से आप फ्रिक्वेंसी के बारे में बात करिए, वोल्टेज गेन के बारे में बात, इसका भी जो होता है यूनिट होता है डेसिबल ही होता है, ठीक है, डेसिबल होता है। और इन दोनों डिफरेंस में जब इसका बोला तो कैसे निकालना है कि 100% है तो 20 log 100 माइनस का मतलब डिफरेंस कर रहे थे, माइनस 20 log 70.7, ठीक है। तो माइनस जो होता है तो माइनस मतलब लॉग जो माइनस लगाते हैं उसमें डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 20 log 100 अपॉन 70.7 से सॉल्व करेंगे पर 20 log 14 ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसको पूरे को सॉल्व करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या 3 डेसिबल, ठीक है। यही 3 डेसिबल यहाँ पे आया, दोनों डिफरेंस यहाँ 3 डेसिबल आया जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये प्रूफ हुई है और ये ऐसे, और इसी को बोलते हैं हाफ पावर फ्रिक्वेंसी। इससे नीचे, हाँ इससे नीचे आएगा फ्रिक्वेंसी तो हमको सुनाई नहीं देगा। अब सुनिए, अगर फ्रिक्वेंसी अगर हमारा यहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इस एरिया में रहेगा, मतलब 100 से लेकर 70% तक रहेगा तो हमको डिस्टॉर्शन नहीं सुनाई देगा, डिस्टॉर्शन नहीं सुनाई देगा, झिलमिलाहट की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। डिस्टॉर्शन का एक्चुअली मतलब होता है शेप चेंज ना होना, ठीक है। लेकिन साधारण भाषा में समझने के लिए कहीं झिलमिलाहट नहीं होना चाहिए। रेडियो सुनते हैं जो बोलता है, तो यहाँ से यहाँ अगर हमारा रहेगा तो झिलमिलाहट नहीं होगी, और उसके नीचे रहेगा तो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन, बहुत ज़्यादा,
बहुत हाई डिस्टॉर्शन होता है, ठीक है। तो हमारा कान अगर इससे नीचे हमारा फ्रिक्वेंसी रहता है तो हमारा कान बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन सुनता है, और जब हमारा कान इसके ऊपर यहाँ से यहाँ की फ्रिक्वेंसी सुनता है तो हमारा कान डिस्टॉर्शन को नहीं सुनता है, यानी उसको धीरे से बोलो तो सुन लेगा। यंग एज में हमारा कान यहाँ से यहाँ अच्छे से काम कर रहा होता है, यहाँ से यहाँ, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ओल्ड एज में हमारा कान यहाँ से यहाँ कान सुनने लगता है, तो हम बोलते हैं क्या, कम सुन रहा है। तो कम सुन रहा है तो क्या करते हैं, मशीन लगाते हैं, मशीन कान में। मशीन क्या करता है ना, इस फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देता है, सेम इंटेंसिटी को नहीं बढ़ाता, लॉगरिथम को बढ़ा देता है, ताकि इस फ्रिक्वेंसी यहाँ से इसके परसेंटेज, जिससे गेन को बढ़ा देता है। तो गेन बढ़ने से क्या होता है कि जो यहाँ से काम कर रहा था यहाँ काम करने लगता है, और यहाँ काम करने से क्या होता है कि वो लोग को सुनाई देता है, ठीक है। जो बहरे लोग कम सुनते हैं, बहरे नहीं जो कम सुनते हैं, कम सुनने का मतलब क्या होता है, इनकी कान हियरिंग यहाँ तक होती है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सुनते होते हैं, लेकिन जब वो मशीन लगाते तो यहाँ से और यहाँ से यहाँ सुन रहे होते हैं वो लोग, और यहाँ से यहाँ सुनने से क्या होता है, वो वहीं सुन लेते हैं, ठीक है। सुन आया। इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स। कानों के बारे में बता ही दिया मैंने। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको कर लिया जाए, आइए कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11.1। पहला पूछ रहा है कि वोल्टेज गेन 30 हो तो इसको डेसिबल में कैसे निकालेंगे। तो 20 log 30 बेस 10, log 30 की वैल्यू क्या होती है, log 30 की वैल्यू होती है 1.47, और इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 28, ऐसे ही होगा ना, 14 का 4, 8 1 9 2, और पॉइंट हो जाएगा 29.4, ठीक है। दूसरा पॉइंट है पावर में 10 होता है, और करेंट और वोल्टेज 20 होता है, log बेस 10 100, तो 100 की वैल्यू होती है 2, और 10 की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई, 20 डेसिबल। जब लॉग लगा दिए हैं, लॉग लगा दिए तो यहाँ डेसिबल लगाना जरूरी है, ठीक है। हमारा यूनिट जब लॉग नहीं होता तो डेसिबल नहीं होता, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11.6। इस क्वेश्चन को करेंगे तो MCQ का 34 नंबर क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा। चलो गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन 11.6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ भी आना। क्वेश्चन नंबर 34 भी समझ लोगे MCQ का, ठीक है। 33 भी है, 33 में करा देना, आसान है, सबको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वोल्टेज गेन दिया हुआ 15 डेसिबल का, इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है 0.8 वोल्ट, और आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है, ठीक है। वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होता है, 20 log बेस 10, ठीक है, V आउटपुट अपॉन V इन, ये तो ही होता है ना ऑप्शन। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, वोल्टेज गेन की वैल्यू क्या दी है, 15 डेसिबल। इस सर्कुलर डेसिबल में तो इसको उठा कर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर देगा, log बेस 10 V0 नॉट अपॉन V इन, तो 15/20, ठीक है। अब यहाँ भी लॉग एंटी लॉग लगाओ, एंटी लॉग से मल्टीप्लाई करो, एंटी लॉग लगाओ तो लॉग हट जाएगा, यहाँ पे एंटी लॉग लगाओ, इसको सॉल्व करो, एंटी लॉग की वैल्यू जो है यहाँ लिखेंगे, लॉग से एंटी लॉग कर जाएगा, V0 अपॉन V यानी हो जाएगा, और यहाँ जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी कितना, 10 to the power 0.75, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू दी हुई है, V0 की वैल्यू V की वैल्यू 0.8, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो V आउटपुट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.5 या 5 है, 4.5 वोल्ट आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने बताया कैसे करते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे 20 लॉग की वैल्यू दे रखी होगी। अब अगर आपको प्रैक्टिस करना है, स्मार्ट बनना है, तो आपको उस वैल्यूज़ को याद करना होगा, ठीक है, तभी एग्जाम में काम होगा। क्वेश्चन नंबर 34 भी ऐसे ही बनेगा, वैसे मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 33 जो बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 33 MCQ का बोल रहा है कि एक आदमी है, एक इंटेंसिटी है 18 वाट का वोल्टेज है, 18 वाट का आउटपुट दे रहा है, उसके बाद नहीं सुनाई दे रहा है, उसको क्या करना होगा। तो जाहिर बात सुनने के लिए उसकी इंटेंसिटी को 18 वाट से ज़्यादा और ज़्यादा वाट, 18 वाट से ज़्यादा वाटेज होना चाहिए सुनने के लिए। तो उसमें ऑप्शन में क्या होता है, 22 या 23 वाट दिया हुआ है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि बाकी दोनों ऑप्शन तो 18 वाट से कम है, तो वो तो और नहीं सुनाई देगा। तो जब भी सुनने के लिए 18 वाट नहीं सुनाई देगा तो उससे ज़्यादा वाटेज होना चाहिए, तो और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो 18 वाट से ज़्यादा होना चाहिए वाटेज सुनने के लिए, जो नहीं सुन पा रहे हैं। तो धीरे से बोलना है तो 100 तेज़ से बोलना होगा, कितना तेज़ से बोलना होता है, जब भी बोलना होता है 18 वाट से तेज़ी बोलना होगा, तब सुनाई देगा। तो 22 वाट के लिए आंसर, ठीक है। ऑप्शन MCQ 33।
एक प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ, डेसिबल का प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ, सीखना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेसिबल, करंट, वोल्टेज और पावर गेन का, तो अब उसकी कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टीज़ को समझ लेना, ठीक है। अगर प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, देखो पावर गेन के बारे में, पावर और वोल्टेज या करंट, ठीक है, वोल्टेज या करंट या पावर, दो मैंने बनाया है, ध्यान रखना। अगर 10 फैक्टर से बढ़ता है, 10 के फैक्टर से अगर बढ़ता है कोई चीज़, 100 था वो 1000 हो जाता है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी 100 से 1000 हो जाती है, तो डेसिबल में कितना बढ़ता है, हाँ, डेसिबल में कितना बढ़ेगा, तो डेसिबल में बढ़ेगा 10 डेसिबल से बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है, या तो बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। कोई चीज़ 10 के फैक्टर से बढ़ रही हो या घट रही हो, कोई भी पावर गेन 10 के फैक्टर से बढ़ रहा हो या घट रहा हो, उसका डेसिबल भी 10 के बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 10 आएगा, इसका आएगा 30, इसका आएगा 20, और एक और जीरो लगा देंगे, यहाँ एक और जीरो लगा देंगे, तो इसका आएगा 40, इसका आएगा 30। इन दोनों को जब डेसिबल निकालेंगे, लॉग लगाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 10 ही आएगा, ठीक है, चाहे बढ़े चाहे घटे, यही कहने का मतलब था। अब वोल्टेज गेन में क्या होता है, अगर ये, हाँ, वोल्टेज गेन में क्या होता है, अगर 10 से बढ़ रहा होता है, 10 से बढ़ रहा होता है, ठीक है, अभी मैंने 10 से बढ़ रहा होता है, ठीक है, अगर 10 के फैक्टर से बढ़ रहा होता है तो ये 20 डेसिबल का अंतर आता है, 20 डेसिबल का अंतर आता है, यानी कोई 100 से 1000 हो गया, 10 गुना बढ़ गया, तो इसके डेसिबल में 20 गुना बढ़ जाता है, या कोई 1000 से 100 हो गया, 10 गुना घट गया, तो उसके डेसिबल में 20 का डिफरेंस आएगा, 20 डेसिबल कम हो जाएगा, ठीक है, बढ़ेगा घटे, ये पावर है, ये डेसिबल, ये पावर है, ये वोल्टेज है या करंट है। ये 10 होता है, log 10 हो जाता है, log 20 हो जाता है, इसलिए डेसिबल दुगना हो जा रहा है, यानी कि यहाँ डेसिबल का 10 ही रह रहा है, डेसिबल हो जा रहा है 20। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, तो डेसिबल में कितना हो जा रहा है, 10 डेसिबल, ठीक है, चेंज हो रहा है, चाहे बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो, ये भी बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो, ठीक है, चेंज हो रहा है। ये पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर 2 के फैक्टर से बढ़ रहा हो या घट रहा हो या चेंज हो रहा हो, तो 3 डेसिबल में अंतर आएगा, नहीं, डेसिबल में 3 डेसिबल का घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि 2 फैक्टर का मतलब 2 गुना, 2 टाइम्स, फैक्टर मतलब टाइम्स, ठीक है, फैक्टर का मतलब टाइम्स, उतना गुना, ठीक है, गुना, ठीक है, फैक्टर मतलब गुना, ठीक है, तो 3 के डेसिबल से बढ़ेगा, और वहीं पर हाँ, अगर फैक्टर 2 से बढ़ रहा हो तो डेसिबल 6 से बढ़ेगा, ठीक है, बड़े तो भी घटे तो भी, ठीक है। अगर अंतर आ 2 का अंतर आ रहा है, 10 से 20 हो गया, 10 से 20 से 40 हो गया, 10 से 20 हो गया, 30 से 60 हो गया, दुगना हो गया, तो डेसिबल क्या होगा, 6 से 12 हो जाएगा, 18 है, 18 का 24 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 पावर है तो 3 हो गया, 6 एडजस्टेबल हो जाएगा डेसिबल में, क्योंकि लॉग में 20 आ जाता है इसमें वोल्टेज और करंट में, जबकि पावर में क्या होता है, लॉग क्या 10 ही रहता है, बताया था मैं, प्रूव किया था ना, उसी वजह से ये होता है। ये प्रॉपर्टीज़ थे कुछ, मतलब उसको बताना, डेसिबल गेन के प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दी, कुछ है नहीं, दिमाग में रखना, एग्जाम में पूछेगा तो बता सकते, एक पॉइंट है, ठीक है। अब हम कपलिंग के बारे में बात करें, आरसी कपलिंग, ठीक है, ट्रांसफार्मर कपलिंग, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात करें, कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ नहीं इस्तेमाल होता, क्यों इस्तेमाल होता है, क्यों नहीं, क्यों आरसी को रिप्लेस किए ट्रांजिस्टर से, आरसी क्यों फाइनल में इस्तेमाल होता है, लास्ट में जो है ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है, फिर दोनों के बाद डायरेक्ट वाला क्यों इस्तेमाल होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, कौन बेटर पड़ता है, तीनों कंपेयर भी करेंगे, और चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर MCQ भी जल्दी लेके आएंगे, इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। आरसी कपल्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, एम्पलीफायर के। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर क्या होता है आपको मालूम, इसका ऑपरेशन के बारे में बात करें तो ऑपरेशन क्या होता है कि पहले स्टेज को जो है कैपेसिटर जोड़ते हैं, सेकंड स्टेज को पहले जो गेन होता है दूसरे को देता है, दूसरे को तीसरे से आउटपुट ले लेते हैं। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, फिगर कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता, आपको पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में ब्लॉक डायग्राम से समझाया था, वो मेरा सही वो था आरसी वाला ही, ठीक है। फिर ट्रांजिस्टर का ट्रांसफार्मर बनाऊँगा, ये नहीं बनता।
इसमें क्या है, इसके ऑपरेशन के बारे में आपको मालूम है। इसमें इफेक्टिव लोड होता है। इफेक्टिव लोड क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। और इफेक्टिव लोड के बाद हम देखेंगे लोडिंग इफेक्ट क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लोडिंग इफेक्ट, ये बहुत दिक्कत कर रहा है। लोडिंग इफेक्ट इस तरह है क्या, ठीक है। लोडिंग इफेक्ट है क्या, ध्यान समझिएगा। उसी को इफेक्टिव लोडिंग बोलते हैं। कैसे काम करता है देखो, सब ध्यान समझना, कोई दिक्कत की बात आनी ही नहीं है, ठीक है। ये बैटरी है, प्लस है माइनस है, ठीक है, प्लस है और माइनस है, ठीक है। एक यहाँ रेजिस्टेंस लग गया हमारे लिए, ठीक है, और एक बल्ब है, जलने लगा। स्विच ऑन किया हमने, स्विच जैसे ऑन किया ये जलने लगा, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस मान लो R1 है और इसका भी तो कुछ बल्ब का रेजिस्टेंस इसका मान लो R2, ठीक है। आउटपुट वाला रेजिस्टेंस है RA कह लो, लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। जब तक बल्ब ऑफ था हमारा तब तक सर्किट में सिर्फ और सिर्फ यही रेजिस्टेंस था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने सर्किट को कंप्लीट किया, सर्किट को ऑन किया, हमारा ये रेजिस्टेंस भी हो गया, आ गया। और ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस मिलके आपस में पैरेलल हो जाते हैं और इसी पैरेलल रेजिस्टेंस दोनों को ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए पता है क्या होता है, जो पैरेलल रेजिस्टेंस होते हैं तो दोनों का सम जो होता है पैरेलल रेजिस्टेंस में वो इससे कम आता है, ठीक है। मतलब मान लो ये 50 ओम का है, ठीक है, ये भी मान लो 50 ओम का है, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ठीक है। जब दोनों ऑन कर दिए, पहले जब ऑफ या ऑफ था सिर्फ 50 ओम का सर्किट में रेजिस्टेंस था, जैसे इसको ऑन किए 50 ही है, 50 दोनों पैरेलल में हो गया, तो 50 बुरे 50 अपॉन में 50 प्लस 50 कितना हो गया, 250 अपॉन में 100 कट गया, यानी 25 आ गया। यानी पहले 50 था, अब ये दोनों पैरेलल में होने की वजह से क्या 25 हो गया, यानी यही इसका इफेक्टिव लोड हो गया, इफेक्टिव लोड हो गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं इफेक्टिव लोड। यानी इफेक्टिव लोड का मतलब कनेक्शन होने, सप्लाई होने से एक्स्ट्रा लोड आ गया, एक्स्ट्रा लोड होने से पैरेलल होने से इसकी जो लोड की कैपेसिटी है, यानी जो रेजिस्टेंस उसको घटा दिया, घटाने से क्या हो गया, इसमें पहले जो करंट फ्लो हो रहा था उससे ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है इसको ऑन करने के बाद, ठीक है। यानी ज़्यादा ड्रॉप होने लगता है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर ड्रॉप ज़्यादा होने लगता है, कि करंट ज़्यादा फ्लो होने लगता है, ठीक है। समझ में, इसी जो इफेक्टिव लोड, ये तो इफेक्टिव लोड समझ गए, ठीक है। इफेक्टिव लोड बताया था ना, इफेक्टिव लोड RAC को बोलते हैं, एंड RC पैरेलल RL निकालने के लिए ट्रांजिस्टर में बताया था, पिछला वीडियो देखो, सिंगल स्टेज वीडियो देखिए, उसमें है, ठीक है। तो ये पैरेलल हो गया, तो देखिए ध्यान से मिलेगा। तो लोडिंग इफेक्ट क्या होता है, ये सोर्स है, सोर्स पे इफेक्ट हो रहा है इस लोड की वजह से, यानी सोर्स की वजह से ये जो लोड बढ़ने से सोर्स घट जा रहा है, यानी सोर्स की वैल्यू घट जा रही है। क्या सोर्स की वैल्यू सच में घट जा रही है? मान लो 5 वोल्ट का है, मान लो 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। लेकिन जो लोड बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या, यहाँ पे जो ड्रॉप होने लग रहा है, यहाँ ड्रॉप होने लग रहा है, इसका मतलब इसको मिला 5 वोल्ट, यहाँ पे कोई ड्रॉप हो रहा है तो इसको मिलेगा कितना, इसमें 5 वोल्ट माइनस IR1, इसको तब जो उसको मिलेगा IRL या I2RL, ठीक है। पैरेलल में है तो I1 और इसमें I1 जा रहा है, इसमें मान लो ये करेंगे, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, पैरेलल में है, ठीक है। तो ये 5 में जो 5 वोल्ट की बैटरी है उसमें से जो इसमें ड्रॉप हो रहा है उसको निकालेंगे तो ही इसको मिलेगा जितना मिलना है। यानी पहले जब कनेक्शन नहीं था तो उसको कोई ड्रॉप नहीं मिल रहा, यहाँ कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, जैसे कनेक्शन किया ड्रॉप हो गया। ड्रॉप यानी सोर्स पे इफेक्ट हो रहा है, सोर्स पे लेने वाला 2 हो गया, सोर्स पे इफेक्ट हो रहा है। तो सोर्स पे जब इफेक्ट होता है लोड बढ़ने से या लोड आ जाने से, एग्जिस्ट हो जाने से, जब सोर्स पे इफेक्ट होता है, सोर्स पे जब प्रभाव पड़ने लगता है, सोर्स पे भी जब लोड पड़ जाता है, ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, सोर्स जब कम हो जाता है अपनी वैल्यू से, तो उसको बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। द इफेक्ट ऑन अ सोर्स बाय द एक्सटर्नल आउटलोड, ठीक है। बाय द एक्सटर्नल आउटलोड या आउटपुट, जो एक्सटर्नल आउटपुट के जो वजह से इफेक्ट होता है सोर्स पे, उसे बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। रेजिस्टेंस कैसे घट गया, रेजिस्टेंस घटने से क्या, करंट बढ़ गया, करंट बढ़ने से ड्रॉप बढ़ गया, इसमें से इसकी बंटवारा ज़्यादा हो गया, इसको कम मिलेगा, इसे बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है लोडिंग इफेक्ट, इफेक्टिव लोड, ठीक है। तो RC सर्किट में क्या होता है कि लोडिंग इफेक्ट बढ़ते जाता है, क्योंकि अगला वाला जो होता है, अगला वाला लो होता है
तो आपको पता है कि आगे वाला जो आउटपुट इम्पिडेंस जो होता है, आउटपुट जो होता है लो होता है, आउटपुट होता है, ठीक है। और इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है, हाई होता है। ऐसा नहीं है, एक्चुअली में ऐसा नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं ऐसा क्यों हम कह रहे हैं। ऐसा होता नहीं है तो इसलिए बता रहा हूँ क्यों कह रहे हैं। ये R1 है, ये R2 है, ठीक है, ये RC है, यहाँ से यहाँ कप, ये फर्स्ट स्टेज की बात करें, सेकंड स्टेज, ठीक है। यहाँ से कपल हो रहा है, ये C2 है, यहाँ पे एक और कैप्चर करता हूँ, पहला स्टेज बात करते हैं सीरियल। तो यहाँ पे जो ये जो RC होगा ज़्यादा रेजिस्टेंस का होता है, हाई रेजिस्टेंस का होता है, लेकिन R1 R2 पैरेलल में होता है और इसकी वैल्यू लो होती है, यानी ये हाई होता है और ये लो होता है। मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज आते हैं, तो ये इनपुट वाला जो इनपुट होता है वो क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि ये हाई होता है, और ये जो होता है ये क्या होता है, लो होता है। बात समझ में, ये क्या होता है, लो होता है, ठीक है। मैं ट्रांजिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रांजिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रांजिस्टर की बात, ट्रांजिस्टर में तो इनपुट लो होता है और आउटपुट हाई होता है, मैं ट्रांजिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एम्पलीफायर की बात कर रहा हूँ। पहले स्टेज से सेकंड स्टेज जाने के लिए, ठीक है, पहले स्टेज से सेकंड स्टेज जाते हैं तो रेजिस्टेंस हाई होता है और लो रेजिस्टेंस में जाता है, इसीलिए मैं ट्रांसफार्मर लगाते तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ठीक है। जो आउटपुट हमारा होता है लो होता है और ये जो इनपुट होता है हमारा क्या होता है, हाई होता है। जब हम एम्पलीफिकेशन के काम करते हैं, फर्स्ट स्टेज जो होता है हाई होता है, सेकंड स्टेज की बात करें तो यानी इनिशियल स्टेज यानी इनपुट स्टेज जो होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, फाइनल स्टेज आउटपुट स्टेज जो है ये कंपेरिजन में वो लो होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होता है, हाई और लो की वजह से इफेक्टिव लोड क्या होता है, इफेक्टिव लोड आ जाने की वजह से रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है। रेजिस्टेंस घट जाने से क्या होता है, आईसी बढ़ जाता है, और आईसी बढ़ने से क्या हो जाता है, ड्रॉप ज़्यादा होता है आरसी में, और आरई में ड्रॉप ज़्यादा होने से क्या होता है, वोल्टेज गेन हमको कम मिलता है। समझ में आया, यही इसका मेन मुद्दा है, ठीक है। चलो ये ऑपरेशन की बात होगी, इफेक्टिव लोड का लोडिंग इफेक्ट समझिए। इसीलिए क्या होता है, तो प्रोडक्ट होता है ना G1 इंटू G2 इंटू G3, वो हमेशा लेस देन होता है, वो हमेशा लेस देन होता है एक्चुअल में, एक्चुअल का जो पावर गेन होता है उससे। एक्चुअल का पावर गेन होता है हमेशा प्रोडक्ट वाला क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, एक्चुअल से, क्योंकि इफेक्टिव लोडिंग इफेक्ट की वजह से उसमें ड्रॉप ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस कम, करंट ज़्यादा बढ़ता है, इस वजह से उसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलो ये हो गया इसका ऑपरेशन। इससे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं, आरसी कपलिंग के बारे में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका ये फिगर है, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में ग्राफ बनाया वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बीच में, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है फ्रेंड्स। और उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसी शादी का माहौल है, जिसके पास गाना वाना बज रहा हो, बैकग्राउंड में आपको सुनाई दे रहा होगा ढोलक वोलक, इसलिए उसको फोकस नहीं करना, आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना ही देखते हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में बात करें, तरफ मैंने ग्राफ बनाया है, मैंने स्केच किया है, ट्रेस किया है, ठीक है। ये वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच में 20 से लेकर 20,000 फ्रीक्वेंसी, जो हमारा जो बोलते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी, जो स्पीच फ्रीक्वेंसी है, गाना सुनने की फ्रीक्वेंसी, म्यूजिक फ्रीक्वेंसी, इसी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं 50 से, और 50 20 होता है लेकिन 50 में ले लिया, ठीक है। अब देखो दो चीज़ें बताऊँगा, पहला है 50 हर्ट्ज के पहले, ठीक है। दूसरा है 20 किलो हर्ट्ज के बाद, ठीक है। तीसरा है मिड रेंज, 50 से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक के बीच में, ठीक है। 20 किलो हर्ट्ज के बीच में, ठीक है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, देखो मिड फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्यों होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं मिड, इसके पहले 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से पहले क्या होगा, एक्स सी की वैल्यू क्या होगी, 1/2πfc। ये फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से एक्सी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्सी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी में, तो 50 हर्ट्ज से पहले की इस वाली फ्रीक्वेंसी की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की, क्या होता है कि एक्सी बढ़ जाता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होता है, जिससे सीसी जो होता है, कपलिंग कैपेसिटर जो होता है, वो बहुत ही कम अमाउंट में क्या करता है कि सिग्नल को पास करता है, सिग्नल को अपने थ्रू बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पास कर रहा होता है, बहुत छोटा सा अमाउंट सिग्नल का पास हो रहा होता है। दूसरा सीई की बात करें, ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत कम फ्रीक्वेंसी की वजह से बहुत ज़्यादा वैल्यू बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, और बहुत ज़्यादा शॉर्ट होने से क्या होता है कि आईसी की वैल्यू
बहुत कम हो जाती है, ठीक है। आईसी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, ठीक है। आईसी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, बात समझ में आया। इसकी वजह से क्या होता है कि आईसी की बहुत इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़, आईसी की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। यानी आरई जो हमारा है वो अच्छे से शॉर्ट, आरई जो होता है हमारा अच्छे से शॉर्ट हो पाता है, ठीक है। आरई जो है हमारा अच्छे से शॉर्ट हो पाता है। शॉर्ट का मतलब शॉर्ट होने के बजाय वो ओपन हो जाता है, क्योंकि हमारा ये एक्सी तो बढ़ गया, जब एक्सी बढ़ गया तो हमारा आईसी कम हो गया। आईसी क्यों कम हो गया, क्योंकि आरई बढ़ गया, ठीक है। आरई मतलब हमारा ये बढ़ गया, ये बढ़ने से हमारा आईसी कम हो गया, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है हमारा जो कपलिंग कैपेसिटर जो होता है, जो बाईपास होता है, इसको पास होना चाहिए, ये बढ़ने की वजह से इसमें ज़्यादा करंट ना जाके आरई में बहुत ज़्यादा करंट चल जाता है, और आरई में बहुत ज़्यादा करंट जाने से क्या होता है कि इसमें ड्रॉप हो जाता है, और ड्रॉप होने से क्या होता है, वोल्टेज गेन भी ड्रॉप हो जाता है। बात समझ में आया। सी और सी पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। इसका अमाउंट बढ़ने से, यानी इसका अमाउंट बढ़ने से आपको बहुत छोटा सिग्नल पास होता है, कलेक्टर करंट से आउटपुट बहुत छोटा करंट मिलता है, और जो सी होता है इमीटर में जो कपलिंग है, जो बाईपास कैपेसिटर होता है, उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा आईसी बढ़ने की वजह से कहता है बहुत छोटे अमाउंट में उससे करंट बाईपास होता है, क्योंकि वो एज अ बहुत ज़्यादा हैवी रिएक्टेंस का काम करता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, वोल्टेज गेन में हमारे कमी आती है, ठीक है, ड्रॉप हो जाता है ज़्यादा। ये था पहला लो फ्रिक्वेंसी की वजह से। हाई फ्रिक्वेंसी की बात करें, हाई फ्रिक्वेंसी पे क्या क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी की बात करें तो एफसी की बात करें 1/2πfc, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होने पर सी कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। कम होने से क्या होता है कि हमारा जो है कि मीटर बेस में जो होता है बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने से क्या होता है, आईबी जो ये बहुत कम हो जाता है, बहुत कम होने से क्या आईबी जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये ज़्यादा बढ़ने से बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाता है, क्योंकि आईसी और आईबी होता है, और ये बढ़ने की वजह से बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा गेन जो होता है क्या होता है, कम हो जाता है, और गेन कम होने से क्या होता है कि हमें गेन कम मिलता है, ठीक है। देखो ये पॉइंट था। इस फैक्टर की वजह से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं रख सकते, कम फ्रिक्वेंसी भी नहीं रख सकते, तो अब क्या करें, ठीक है। क्यों कम हो जाता है, इफेक्टिव लोड क्या होता है, ये बढ़ जाने से, ये घटने से क्या इफेक्टिव लोड घट जाता है, इफेक्टिव लोड घटने से भी गेन घट जाता है, ठीक है। मिड रेंज 50 से 20 की बात करें, 50 से 20 की बात करें तो लो फ्रिक्वेंसी की वजह से क्या होता है, लो फ्रिक्वेंसी की वजह से क्या होता है, गेन कम हो जाता है, और हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से भी गेन कम हो जाता है। तो लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी दोनों को एक दूसरे को क्या करता है, प्रीडोमिनेट करता है और कैंसिल आउट करता है, जिसकी वजह से यहाँ के बीच में कांस्टेंट आउटपुट मिलता है। बस इतना याद रखना है, ठीक है, कांस्टेंट आउटपुट मिलता है। इसीलिए आरसी कपलिंग जो होता है हमारा फ्रिक्वेंसी, जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी होता है 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक, तो उसके लिए बेस्ट होता है, ठीक है। ये था इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पांस। इसके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज सस्ता है, दूसरा एडवांटेज क्या है, हाई एफिशिएंसी है, ठीक है, लो पावर के यूज़ करते हैं, हाई एफिशिएंसी है। तीसरा एडवांटेज क्या है, कम जगह छेड़ता है, कम ऑक्यूपाई करता है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज सबसे पहला कि मिसमैच होता है, इंपीडेंस मिसमैचिंग वाला इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरा टेम्परेचर, दूसरा हम साउंड करके घनघनाहट की आवाज़ आती है जब मॉइस्चर होता है या सम एज के साथ थोड़ा पुराना हो जाता है। तो तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि उसका पावर गेन जो होता है वोल्टेज गेन का तो बहुत कम होता है, ठीक है। और आरसी जो होता है वोल्टेज गेन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है। ये एडवांटेज का ओके, कहाँ एप्लीकेशन कहाँ है, यात्रीगण ध्यान दें, ऐसा स्टेशन सुना हो तो पहले के ज़माने में क्या होता था, आरसी एम्पलीफायर इस्तेमाल करते थे लोगों को पब्लिक सिस्टम पे, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। एयरपोर्ट पे जो अनाउंसमेंट होता है उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते थे। प्राइमरी स्टेज में इसको हम इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट स्टेज हमारा 3 स्टेज का एम्पलीफायर है, तो पहले और सेकंड स्टेज में हम आरसी का यूज़ करेंगे, थर्ड स्टेज में हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे, तो इम्पीडेंस मैचिंग होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आउटपुट बढ़िया हो, वोल्टेज ड्रॉप ना हो, वोल्टेज कम बढ़िया मिले, ठीक है, ये चीज़ है। जैसे कि मान लो 8 वाट का स्पीकर है, ठीक है, 8 वाट का स्पीकर है, और आरसी जो है वो 200 वाट, 200 या 2000 ओम, 200 वाट का है, या फिर 8 किलो ओम का स्पीकर है, या 2000 किलो ओम का आरसी है। देख रहे दोनों में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का अंतर आ रहा है, तो इस रेजिस्टेंस के अंतर की वजह से बहुत ज़्यादा पावर गेन लॉस हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर लॉस हो जाता है। इसी को दूर करने के लिए हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर लाते हैं, जो कि इसको जो है कि स्टेप डाउन कर दे
और इसको इसके अकॉर्डिंग जो है आर्क हम का बना दे, जिससे कि हमें कपलिंग करने में आसानी और पावर गेन हमारा ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर कपलिंग की। कर लें? नहीं करेंगे। एक चीज़ और, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, ऑड इवेंट की बात करते हैं। कर लिया जाए, चलो इतना बहुत है, समझा दिया। 2, 4, 6 इवन। जब इवन स्टेजेस की बात की जाए तो सेम फेज में होगा इनपुट और आउटपुट। ठीक है, सेम फेज में होगा इनपुट और आउटपुट। अगर 2, 6 से इवन स्टेज की बात की जाए, ऑड स्टेज की बात की जाए, ठीक है, तो इनपुट जो होगा आउटपुट का 180 डिग्री फेज होगा, इन फेज होगा। और एप्लीकेशन है, इसको याद कर लेना है, नहीं तो रेत खराब कर दूंगा मारते मारते। यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, इवन ऑड। ठीक है, मेरे दिमाग में था, नहीं होता बुक में तो भी बताता है, तो भी बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग। ठीक है, ट्रांसफार्मर कपलिंग के बारे में बात करते हैं। ट्रांसफार्मर कपलिंग, देखिए ये फिगर है, आपको दिख रहा होगा फिगर, देख लो। ये सप्लाई है, ये CIN है, यही कैपेसिटर एक मात्र है, ये बाईपास कैपेसिटर है, यहाँ पे बाईपास कैपेसिटर है। ठीक है, मैंने फिगर नहीं बनाया था अभी तक ट्रांसफर कपलिंग का, इसलिए बन बनाया। प्राइमरी है ट्रांसफार्मर का, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी R1 है, R2 है, R1 है, R2 है, सब बुझा गया। ये RE है, ये भी RE है, ये R2 है, सब समझ में आया। चलो फिगर को समझ लिया, ऑपरेशन समझ में आ गया। ऑपरेशन क्या होता है, ये स्टेप डाउन कर देता है, क्योंकि मैंने बताया था आउटपुट जो होता है कम होता है, कम रेजिस्टेंस का होता है, लो इम्पीडेंस होता है। इनपुट जो होता है इम्पीडेंस होता है, तो इसको स्टेप डाउन करके लोड को दे देता है, काम खत्म। ये उसका ऑपरेशन हो गया। ठीक है, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करते हैं। इसको बस मैंने ड्रॉ किया था आपको दिखाने के लिए, कि आप बोलोगे डायग्राम नहीं बनाता है, इसलिए मैं डायग्राम बनाने के लिए आता था। अब हम बात करते हैं इसके फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही पुअर रिस्पॉन्स करता है, वेरी पुअर एफिशिएंसी होता है, स्टेबिलिटी इसकी वेरी पुअर होती है। फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका बहुत पुअर है। ठीक है, क्यों पुअर है? ओ माय गॉड, मैंने तो मिटा दिया। ये पुअर है, क्यों पुअर है? देखो, XL = 2πfL होता है। लो फ्रिक्वेंसी, लो XL। लो XL का मतलब क्या हो गया कि लो XL का मतलब क्या हो गया? इफेक्टिव इंडेक्स, इफेक्टिव लोड कम हो गया, यानी IC बढ़ गया। IC बढ़ने से क्या हो गया? ड्रॉप ज़्यादा हो गया। ड्रॉप ज़्यादा होने से क्या हो गया? वोल्टेज गेन कम हो गया। ठीक है, चलो लो फ्रिक्वेंसी काम खत्म। हाई फ्रिक्वेंसी पे क्या होगा? हाई फ्रिक्वेंसी पे क्या होगा? हाई फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, बाई पास फिल्टर में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो IC और RE में ड्रॉप ज़्यादा होगा। और IC, क्योंकि IC तो बहुत ज़्यादा ही रेजिस्टेंस होने, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होने से क्या होगा? ये काम ही नहीं करेगा, बहुत थोड़ा सा करंट इसमें जाएगा, बहुत ज़्यादा करंट RE में चल जाएगा, RE में बहुत ज़्यादा ड्रॉप ज़्यादा होगा, और ड्रॉप ज़्यादा होगा तो वोल्टेज गेन क्या होगा? कम होगा, नहीं पावर गेन कम होगा। इसको इस्तेमाल करते हैं पावर गेन के लिए, स्पेशली पावर एम्प्लीफिकेशन के लिए। और वोल्टेज गेन पावर गेन कम होगा, पावर गेन वोल्टेज गेन कम होता है। यानी फ्रिक्वेंसी चेंज होने से या वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी में इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही पुअर होती है, इसका रिस्पॉन्स बहुत ही पुअर होता है। इसका जो ग्राफ बनता है फ्रिक्वेंसी का, वोल्टेज गेन का, GM का और फ्रिक्वेंसी का, वैसे ऐसे बनता है। बहुत स्टेबिलिटी नहीं होती, कांस्टेंट ग्राफ नहीं बनता है, हम ऐसे कह सकते हैं, ये ऐसे बनता है। ठीक है, कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, बहुत छोटे से रेंज पे ये कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसका हम इस्तेमाल ऑडियो फ्रिक्वेंसी में नहीं करते हैं। और करते भी हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्ली डिज़ाइन करके, और जब डिज़ाइन करके इसको ऑडियो फ्रिक्वेंसी में, स्पीच फ्रिक्वेंसी, म्यूजिक फ्रिक्वेंसी इसको इस्तेमाल करते हैं, तो 10 से 20 गुना ज़्यादा पैसा लग जाता है, बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है इसको इस्तेमाल करने में। इसका एडवांटेज क्या है कि इम्पीडेंस मैचिंग होता है, इससे पावर गेन बढ़िया होता है। ठीक है, इम्पीडेंस मैचिंग होता है, जिससे पावर गेन बढ़िया होता है। पावर गेन बढ़िया होने से क्या होता है कि आउटपुट बढ़िया मिलता है। ठीक है,
ठीक है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है, हैवी होता है, महंगा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और आउटपुट में हम का साउंड आता है। आरसी में भी हम वाला आता है, एज के साथ आता है, लेकिन ट्रांसफार्मर में हम का साउंड क्या आता है, बिना एज के साथ आता है। इसमें एक चीज़ अच्छी बात ये है कि आउटपुट जो गेन होता है बहुत बढ़िया होता है, पावर गेन हो या वोल्टेज गेन हो, बहुत बढ़िया इसलिए होता है क्योंकि अगर सिंगल स्टेज की बात करें, सिंगल स्टेज में इतना ज़्यादा आउटपुट जो देता है ना, आउटपुट इतना ज़्यादा देता है कि वो सेकेंड स्टेज, 2 स्टेज वाला जो डबल स्टेज वाला आरसी कपलिंग वाला भी उतना के बराबर ही सिंगल ही इतना दे देता है आउटपुट, क्योंकि इसका इम्पीडेंस मैचिंग बहुत बढ़िया होता है। इम्पीडेंस मैचिंग ने बताया, और क्या होता है इफेक्टिव लोड क्या होता है इसमें कम हो जाता है आरसी में, क्योंकि इसमें इम्पीडेंस मैचिंग की वजह से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करके हम इम्पीडेंस मैचिंग को मेंटेन कर लेते हैं। मेंटेन करने से आउटपुट हमारा क्या होता है, गेन क्या होता है, बढ़िया होता है, वोल्टेज है वोल्टेज पावर गेन और बढ़िया मिलता है, जैसे कि हमें फ़ायदा होता है। ठीक है, इसलिए हम महंगा इस्तेमाल भी कर लेते हैं, लेकिन इसका मल्टी स्टेज की पावर स्टेज में इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पावर स्टेज क्या होता है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो बता देते हैं, इसलिए अगले चैप्टर जाइए लेकिन फिर बता देते हैं। ये माइक्रोफोन है, माइक है, माइक होता है ना जी, बोलते हैं वो लो, ये माइक है। ये हो गया पहला स्टेज, ये हो दूसरा स्टेज, ठीक है, और ये तीसरा स्टेज, और ये आउटपुट, ये भोपा लगा है, ठीक है, आउटपुट मिल रहा है, स्पीकर लगा है, जो पहले जमाने में चला था बड़ा लंबा जैसा गोल होता था, ऐसे नहीं लगाता था, ऐसे बीच में ऐसे बोला ऐसे बचता था, भोपू, वही भोपू है, ठीक है, घंटी टाइप का वो लगा हो स्पीकर, ठीक है। पहले स्टेज और सेकेंड स्टेज को बोलते हैं वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। इस थर्ड स्टेज को बोलते हैं क्या, पावर एम्प्लीफिकेशन। इसी स्टेज को बोलते हैं क्या, पावर स्टेज। इसी स्टेज को बोलते हैं पावर स्टेज, और यहीं पे हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर कपलिंग का, और यहाँ पे आरसी कपलिंग, यहाँ पे आरसी कपलिंग। जब हमें माइक्रोफोन से हम ऑडियो बोल रहे थे जोर सुनाई दे रहा होता तो इसी को बोलते हैं पावर स्टेज। पावर स्टेज में हम जो इसका इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर कपलिंग का, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में है, ठीक है, इसको हम बताएंगे, ठीक है। ये फिगर 1 से लाया हूँ, आपको बताया पावर स्टेज क्या होता है। ये वोल्टेज, ये पहला स्टेज हो गया, जो कि पहला स्टेज है, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, 3 स्टेज का मल्टी स्टेज है। 3 स्टेज का मैंने बनाया था तो एम्पलीफायर, इसमें मैंने माइक्रोफोन लगाया, वहाँ स्पीकर है जिसके काम कर रहा है, मैंने बताया। ये आरसी होता है, ये आरसी हो ट्रांसफार्मर कभी, ठीक है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लिया, फिर आप एप्लीकेशन के बारे में बात करिए, फिगर बना कर दिखा रहे एप्लीकेशन कहाँ इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि गाना होम थिएटर में, जैसे भोपू लगा के बजाते गाना बजता है होम थिएटर में, वहाँ ट्रांसफार्मर कपलिंग का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो आउटपुट के अकॉर्डिंग उसका जो होता है स्टेप डाउन करके उतना जो रेजिस्टेंस इम्पीडेंस मैच करके उतना आउटपुट दे पाता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है आउटपुट हमें मिलना चाहिए ज़्यादा, इसीलिए हम ट्रांसफार्मर कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स हमने देख लिया, सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट कपलिंग के बारे में, ठीक है। डायरेक्ट कपलिंग की बात करने से पहले एक क्वेश्चन बनाना, मैं डायग्राम बना के रखता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, एक फिगर आपके सामने है, ये टर्न है प्राइमरी और सेकेंडरी, और ये लोड है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो लोड है इसके यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे कितना महसूस होगा, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस महसूस होगा। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस महसूस होगा वो RL होगा, वी डैश वाला, वो क्या होगा, NP अपॉन में NS का स्क्वायर इंटू RL, यानी प्राइमरी का टर्न अपॉन में सेकेंडरी का टर्न का स्क्वायर अपॉन RL, सॉरी इंटू RL। तो ये समझ आया कि यहाँ पे कितना फील हो रहा है रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वजह से इसको कितना भार का महसूस हो रहा है, ठीक है। और एक फॉर्मूला ये भी है, RL इक्वल टू IS सेकेंडरी का करंट अपॉन प्राइमरी का करंट इंटू RL, ठीक है, स्क्वायर में होगा। यहाँ से फॉर्मूला समझ हम उसको कंपेयर करेंगे, समझ में आएगा कि IS अपॉन में IP इक्वल टू NP अपॉन में NS, ठीक है।
यहाँ का करंट इसके टर्म के अकॉर्डिंग, यहाँ का करंट इसके टर्म के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो फॉर्मूला था, मैंने आपको बता दिया। एक फॉर्मूला इस पर दिया, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और अगर चाहो आप तो हम बता सकते हैं, नहीं चाहो तो नहीं बताएंगे। ठीक है, जैसे कि इसका टर्न का वैल्यू दे दिया है 10, इसका दे दिया 1, इसका दे दिया RL कितना दिया है, RL दिया है 100। इसको रख दो यहाँ पे, हो जाएगा 10/1 का स्क्वायर इंटू 100, यानी 100 गुणे 100 यानी 10 किलो ओम, 10 किलो ओम आंसर हो गया। यानी इसको 10 किलो ओम का भार पड़ेगा। समझ में आया? चलो डायरेक्ट कपलिंग के बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट कपलिंग के बारे में ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम ज़्यादा बात करेंगे। फिगर आपके सामने RC यहाँ RE नहीं होता, RC होता है। ठीक है, ये होता है हमारा NPN, ये PNP, ये NPN, ये PN, ये भी NPN, अगर फिर जोड़ेंगे तो PNP, ऐसे चलता है NPN, PNP, NPN, PNP। ठीक है, और ऐसे जोड़ते चले जाएंगे तो चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें अगर कोई भी चेंजेस ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से अगर इसमें ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो ये वाला PNP इसको सप्रेस कर देता है। यानी देखो, इसका कलेक्टर और इसका इमीटर दोनों साथ में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो भी इसमें जो भी करंट फ्लो होगा तो ये इसको सप्रेस कर देगा। इसको सप्रेस करने से क्या होगा, इस वाले पे इसका चेंजेस नहीं दिखेगा, और इसमें मान लो कम करंट फ्लो हो रहा है तो ये ज़्यादा करंट फ्लो करके इसमें जो है कि मतलब इसमें जो भी चेंज हो रहा होगा इसको ये वाला सप्रेस करने के लिए होता है, सप्रेस कर देता है इस चेंज को, जिससे कि इसमें जो आउटपुट में जो यहाँ पे जो चेंजेस मिल रहा है वो न दिखे, उसको लगे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, और चेंजेस नहीं होगा तो आउटपुट जो होगा वो कांस्टेंट देगा। ठीक है, इस टाइप का बेस्ट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स इसमें मिलता है। ये बेस्ट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए, बेस्ट फ्रिक्वेंसी के लिए इसको यूज़ करते हैं डायरेक्ट कपलिंग को। और डायरेक्ट देखो, इसमें डायरेक्ट हमने ट्रांजिस्टर लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा के डायरेक्ट जोड़ दिया है। ठीक है, हमने कोई भी नहीं, एक ट्रांजिस्टर के लिए एक रेजिस्टेंस, एक ट्रांजिस्टर के लिए एक रेजिस्टेंस, एक ट्रांजिस्टर के लिए एक रेजिस्टेंस, यानी एक ट्रांजिस्टर को एक रेजिस्टेंस साथ लगा के जोड़ दिया है हमने। बस एक NPN के साथ PNP जोड़ा है, PNP के साथ NPN जोड़ा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, जिसकी वजह से इस वाले पे, लास्ट वाले पे, फाइनल वाले पे कोई इफेक्ट, आउटपुट वाले कोई इफेक्ट नहीं दिखता, कोई चेंजेस नहीं दिखता, क्योंकि सप्रेसिव होता है, सप्रेस कर देता है। ठीक है, चलो एक ही समझ गया। ठीक है, आप फिगर का आप पता लगाओ, फिगर ऐसे लो कर लो, आप पता खत्म हो गया। ठीक है, ये आउटपुट है, या इनपुट से लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं, 10 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से कम के लिए, 1 से लेके 10 हर्ट्ज या 1 से लेके 9 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के लिए ही इसको इस्तेमाल करते हैं। और ठीक है, इसका और ये बहुत बेस्ट होता है, किसके लिए होता है, बेस्ट होता है फ्रिक्वेंसी के लिए। ठीक है, एक चार्ट अभी आपके स्क्रीन पे आएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि MCQ क्वेश्चन करेंगे तो उस चार्ट के को याद कर लीजिएगा, उस चार्ट को समझ लीजिएगा, तो ही उस फिर MCQ के कुछ 4-5 क्वेश्चन जो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, हम फिर MCQ को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तो समझिए। चलिए, इसका एडवांटेज क्या है, सस्ता है, रेजिस्टेंस जगह काम कर लेते हैं। ठीक है, स्मॉल है, कम जगह छेकता है, तो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा होता है। बेकार क्या है, बेकार ये भैया कि हाई फ्रिक्वेंसी के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट होता रहता है टेम्परेचर वेरिएशन से। हल्का सा टेम्परेचर बढ़ेगा ना, ये दिक्कत करता है, इसलिए इसी वैल्यू पे ऐसा लगाते हैं टेम्परेचर बढ़ने से भी कोई दिक्कत ना हो, लेकिन टेम्परेचर सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर सेंसिटिव होने की वजह से इसमें हीट सिंक लगाते हैं। हीट सिंक क्या होता है, लोहा का चादर होता है, जिसके ऊपर लगा के हीट होता है, तो लोहा का हीटवा जो है लोहा एब्जॉर्व कर लेता है, फिर एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है, उसको हीट सिंक बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, टॉपिक ही बढ़िया से। ठीक है, तो ये होता है क्या, इसका डिसएडवांटेज क्या क्या बताया मैंने। पहला तो इसका फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी काम नहीं कर सकता, लो फ्रिक्वेंसी भी काम करता है। दूसरा क्या है कि इसका जो है कि टेम्परेचर वेरिएशन होने से क्या होता है कि वो दिक्कत करता है। ठीक है, इसका यूजेस कहाँ हैं, तो थर्मोकपलिंग में इसको इस्तेमाल कर, फोटो इलेक्ट्रिक करंट में जो हम जो सोलर प्लांट लगाते हैं तो उसको बिजलियाँ भेजते हैं, नैनी में है ना, तो नैनी में जो बिजली पावर प्लांट है, फोटो, ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाला जो पावर प्लांट है, उसकी वजह से जो होता है कि बिजली भेजते हैं, तो इसके वजह से इसका इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट कपलिंग का। दूसरा कहाँ इस्तेमाल करते हैं, दूसरा वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ कूड़ा से बिजली बनाते हैं, तो हीट थर्मोकपलर करंट के लिए जो है कि इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब एक चार्ट आएगा, उस चार्ट को देख लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिस्टर एंड ट्यूब एम्पलीफायर।
ट्यूब एम्पलीफायर के बारे में बता दिया है, ट्रांजिस्टर के बारे में बता दिया, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। और आपसे को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए, स्टेट ट्यून विथ अस। और हाँ, मास्क और फिजिकल डिस्टेंस और सैनिटाइज़र, सफाई का ध्यान रखें, बाहर ना निकलें, बस कोरोना चल रहा है, ठीक है। कोरोना पीरियड स्टिल गोइंग ऑन। बी सेफ, स्टे ट्यून विथ होम, स्टे ट्यून विथ अस एंड स्टे एट होम एंड बी सेफ। तब तक के मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।